हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम चंदन कुमार। इस वीडियो के अंदर हम लोग देखेंगे जेबी गुप्ता ट्रांसफार्मर का कुछ एमसीक्यू सोल्व करने का कोशिश करेंगे। इस वीडियो का मकसद आपको एमसीक्यू सोल्व करवाना नहीं है। इस वीडियो के अंदर हम ये बताएंगे कि कंपटीशन में एमसीक्यू को किस तरह से सोल्व करें, किस तरह से अटेम्प्ट करें, ताकि उसको कम से कम समय में बना सकें। क्योंकि क्वेश्चन को बनाना सिर्फ मायने नहीं रखता, उसको आप कितना समय में बना रहे हैं ये भी चीज़ बहुत मायने रखता है। टाइम बहुत बड़ा फैक्टर है। अगर आप किसी क्वेश्चन को 1.5-2 मिनट में बना रहे हैं तो इसका मतलब आप बना करके भी आप माइनस में जा रहे हैं। तो जब ट्रांसफार्मर का क्वेश्चन सोल्व करते हैं तो कुछ चीज़ को पहले से ही ध्यान में रखिए। सबसे पहला, जब ट्रांसफार्मर का क्वेश्चन सोल्व करते हैं न्यूमेरिकल, तो सबसे पहला ये चीज़ याद रखिए कि उसका ईएमएफ इक्वेशन होता है E इक्वल टू, उसका ईएमएफ इक्वेशन होता है E इक्वल टू, ईएमएफ का इक्वेशन E इक्वल टू होता है 4.44 F इंटू फाई एम इंटू एन। अब प्राइमरी साइड निकालिएगा तो N1 हो जाएगा, और सेकेंडरी साइड निकालिएगा तो N2 हो जाएगा। तो देखिए, जनरली हम लोग जो निकालते हैं वो 50 हर्ट्ज के लिए निकालते हैं। तो आप ये चीज़ याद कर लीजिए कि 4.44 और 50 का गुना कीजिएगा तो 222 आएगा। तो इससे क्या होगा, आपको कैलकुलेशन में बार बार गुना नहीं करना पड़ेगा। ये चीज़ को हमेशा याद रखिए कि ये 222 आने वाला है 50 हर्ट्ज के लिए। अब देखिए, ये चीज़ आगे काम आएगा। अब इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं हम लोग। 58 नंबर क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। तो इसमें दिया हुआ है 100 केवीए ट्रांसफार्मर है, 100 केवीए ट्रांसफार्मर है, और इसका प्राइमरी वोल्टेज 2400 है, सेकेंडरी 240 है। ठीक है। इसका कह रहा है एग्जाइटिंग करंट 0.64 एम्पियर। 0.64 एम्पियर मतलब ई दिया हुआ है आई नोट का वैल्यू, और ये कोर लॉस दिया हुआ है। तो और इसके बाद दिया हुआ है लोड करंट का वैल्यू 40 एम्पियर 0.8 पावर फैक्टर पर। तो इसके बाद पूछ रहा है प्राइमरी करंट यानी I1। तो I1 इक्वल टू होता है आई नोट प्लस I1 डैश I2 डैश यानी सेकेंडरी करंट का रिफ्लेक्शन। तो देखिए, सेकेंडरी करंट का वैल्यू 40 एम्पियर है। तो सेकेंडरी करंट को अगर प्राइमरी तरफ रिफ्लेक्ट करेंगे या रिफ़र करेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगा 4 एम्पियर। ये चीज़ आपको हम बताए हैं कि जिस साइड वोल्टेज अधिक होता है उस साइड करंट कम हो जाता है। देखिए, प्राइमरी साइड वोल्टेज जो है वो 10 गुना है सेकेंडरी साइड की अपेक्षा, तो करंट रिफ्लेक्ट होकर के 10 गुना कम हो जाएगा, यानी 4 एम्पियर हो जाएगा। तो देखिए, इसको मेथड से बनाइएगा तो इस तरह से बना सकते हैं कि 4 एम्पियर और पावर फैक्टर दिया हुआ है 0.8। तो इसको आप एक्टिव करंट और रिएक्टिव करंट में तोड़िएगा तो आई कॉस फाई और आई साइन फाई, तो इस तरह से तोड़िएगा। और इसके बाद ये दिया हुआ है आई नोट का वैल्यू दिया हुआ है यहाँ से देखिए, और ये दिया हुआ है पावर दिया हुआ है। तो यहाँ से अगर आप V1 IW इक्वल टू आयरन लॉस हो जाएगा PI। तो यहाँ से आपको IW का वैल्यू निकल जाएगा। जब IW का वैल्यू निकल जाएगा और आई नोट का वैल्यू ये दिया हुआ है, तो यहाँ के बाद आप IMU का वैल्यू भी निकाल लीजिएगा। जब इतना कीजिएगा तो आपको बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो अब हम लोग देखते हैं कि इसको ये सब किए बिना डायरेक्टली कैसे बना सकते हैं। तो कुछ सोचते हैं इसमें। तो देखिए, सेकेंडरी करंट का वैल्यू 40 एम्पियर दिया हुआ है। ये जो रिफ्लेक्ट होगा प्राइमरी तरफ तो इसका वैल्यू हो जाएगा 4 एम्पियर। ठीक है। और आई नोट का वैल्यू कितना है, आई नोट का वैल्यू है 0.64 एम्पियर। तो आप इन दोनों को जब फेजर सम करेंगे तो आपको पता होगा कि इसका फेजर सम जो आने वाला है वो 4 और 4.64 के बीच में आएगा। जब इसका फेजर सम करेंगे तो 4 से अधिक ही आएगा और 4.64 से कम आएगा। देखिए, तो 4 और 4.64 के बीच में कोई ऑप्शन दिख रहा है आपको? तो आपको दिख रहा होगा 4.58। आप प्रोसेस से भी कीजिएगा तो आंसर सेम आएगा। तो उतना करने की ज़रूरत नहीं जब ऐसे ही बन जाता है। तो अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। एमसीक्यू बनाने में आप क्या कीजिए, आप फर्स्ट प्रायोरिटाइज ये कीजिए कि इसमें से कौन नहीं होगा। ऑप्शन छाट दीजिएगा तो क्वेश्चन बहुत इजीली बन जाता है। अच्छा, अभी इस क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन नंबर 22 को बोल रहा है कि लो वोल्टेज वाइंडिंग ऑफ इतना वोल्ट सिंगल फेज ट्रांसफार्मर 50 हर्ट्ज कनेक्टेड टू
25 हर्ट्ज, यानी 50 हर्ट्ज का ट्रांसफार्मर है, उसको कनेक्ट कर रहे हैं 25 हर्ट्ज पे। इन ऑर्डर टू कीप मैग्नेटाइजिंग करंट एट सेम लेवल इन बोथ केस वोल्टेज एट 25 हर्ट्ज शुड बी। तो देखिए सबसे पहली बात तो ये लो वोल्टेज साइड कनेक्ट कर रहा है, यानी इस साइड कनेक्ट कर रहा है, तो इस साइड कितना वोल्टेज देगा ताकि मैग्नेटाइजिंग करंट का वैल्यू सेम रहे। तो ये चीज़ हम बताए हैं आप लोगों को थ्योरी के अंदर कि जो मैग्नेटाइजिंग करंट होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फाई का, और फाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वी बाई एफ का। यानी अगर आप वी बाई एफ रेशियो को सेम रखिएगा, तो फ्लक्स कांस्टेंट रहेगा, और फ्लक्स कांस्टेंट रहेगा तो मैग्नेटाइजिंग करंट कांस्टेंट रहेगा। तो देखिए इसमें क्या किया है, ये फ्रीक्वेंसी को आधा कर दिया है। तो अगर फ्रीक्वेंसी को आधा कर दिया है, तो अगर वोल्टेज को भी आधा कर दें, तो उस केस में आपका वी बाई एफ रेशियो कांस्टेंट रह जाएगा, यानी फाई कांस्टेंट रह जाएगा और मैग्नेटाइजिंग करंट सेम रह जाएगा। तो देखिए किस साइड कनेक्ट कर रहा है, तो लो वोल्टेज साइड कनेक्ट कर रहा है, तो लो वोल्टेज साइड यानी 230, तो 230 को आप आधा कर दीजिए यानी 115। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ये चीज़ फिर से समझिए, इसको क्या बोल रहे हैं कि जो मैग्नेटाइजिंग करंट होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फ्लक्स का, और फ्लक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वी बाई एफ रेशियो का। तो अगर आपको मैग्नेटाइजिंग करंट सेम रखना है तो आपको फ्लक्स सेम रखना होगा, और इसके लिए आप वी बाई एफ रेशियो को सेम रख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे ये फ्रीक्वेंसी को आधा कर दे रहा है, तो अगर फ्रीक्वेंसी को आधा किया है, अगर हम वोल्टेज को ही आधा कर दें, तो उस केस में फाई और मैग्नेटाइजिंग करंट का वैल्यू सेम रह जाएगा। तो देखिए हम लोग प्राइमरी तरफ कनेक्ट कर रहे हैं, तो प्राइमरी तरफ कितना वोल्टेज देंगे, आधा वोल्टेज देंगे यानी 115 वोल्ट देंगे। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब देखिए 24 नंबर क्वेश्चन, इसमें बोल रहा है कि 50 हर्ट्ज का ट्रांसफार्मर है जिसमें हिस्ट्रेसिस लॉस और ईडी करंट लॉस सेम है, इक्वल हिस्ट्रेसिस लॉस और ईडी करंट लॉस है रेटेड एक्साइटेशन पे। तो इसको अब ऑपरेट कर रहे हैं 45 हर्ट्ज और 90% ऑफ रेटेड वोल्टेज। तो अब इस केस में जो कोर लॉस होगा वो क्या होगा, तो देखिए क्या किया है, 50 हर्ट्ज का ट्रांसफार्मर है और उसको 45 हर्ट्ज दे रहा है, ये फ्रीक्वेंसी 45 हर्ट्ज दे रहा है और वोल्टेज 90% दे रहा है। तो देखिए तो 50 हर्ट्ज का 45 हर्ट्ज कितना परसेंट है, 90%। यानी देखें तो फ्रीक्वेंसी को भी 90% कर दिया है पहले की तुलना में, और वोल्टेज को भी 90% कर दिया है। 50 का 90% होगा ना 45 हर्ट्ज, यानी फ्रीक्वेंसी के वैल्यू को भी 90% कर दिया है, और एक्साइटेशन यानी वोल्टेज के वैल्यू को भी 90% कर दिया है। तो देखिए तो ईडी करंट लॉस जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है बी स्क्वायर एफ स्क्वायर, और बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है वी बाई एफ। तो देखिए यहाँ वी और एफ इस तरह से बदल रहा है कि वी बाई एफ रेशियो कांस्टेंट रह रहा है, क्योंकि देखिए दोनों में 90% कर दिया है, तो वी बाई एफ रेशियो कांस्टेंट रह गया। यानी अब जो ईडी करंट लॉस होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हो जाएगा फ्रीक्वेंसी के स्क्वायर के, और हिस्ट्रेसिस लॉस जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है बी के पावर 1.6 इंटू फ्रीक्वेंसी। तो देखिए बी तो कांस्टेंट रह गया, तो इस कंडीशन में ईडी करंट लॉस देखिए तो ईडी करंट लॉस डायरेक्टली हो जाएगा फ्रीक्वेंसी के स्क्वायर के, और हिस्ट्रेसिस लॉस जो हो जाएगा, हिस्ट्रेसिस लॉस वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा फ्रीक्वेंसी का, तो आप देखिए हम लोग जो फ्रीक्वेंसी अब दे रहे हैं वो 90% दे रहे हैं। कितना दे रहे हैं, 90% दे रहे हैं। तो मान लीजिए कि शुरू में दोनों मिला करके 100 वाट लॉस हो रहा था, तो 50 वाट हिस्ट्रेसिस हो रहा था और 50 वाट ईडी करंट लॉस हो रहा था। अब देखिए अब जब 90% आप दे रहे हैं, 90% पर कर दिए, तो उस कंडीशन में हिस्ट्रेसिस लॉस होगा वो भी 90% हो जाएगा। तो 50 में 90 से गुना कीजिए, 50 का 90% हो जाएगा 45 वाट, यानी हिस्ट्रेसिस लॉस जो आपका हो जाएगा वो 45 वाट हो जाएगा। हिस्ट्रेसिस लॉस कितना हो जाएगा, 50 का 90% यानी 0.9 यानी 45 वाट हो जाएगा। अब अगर इस तरह से निकालिएगा ईडी करंट लॉस, तो ईडी करंट लॉस कितना हो जाएगा, ईडी करंट लॉस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी का स्क्वायर का, तो यानी 0.9 का आप स्क्वायर कर दीजिए, और पहले कितना था, पहले था 50,
तो ये जो आप कीजिएगा तो आ जाएगा 0.81 गुने 50 इक्वल टू आएगा आपको 40.5। तो देखिए ईडी करंट लॉस आ रहा है 40.5 और हिस्ट्रेसिस लॉस आया था 45। कितना आया था 45। तो दोनों को जोड़िएगा तब आ जाएगा आपको 85.5। और पहले हम लोग कितना लेकर के मान करके चले थे 100। तो कितना परसेंट रिड्यूस हुआ 14.5% रिड्यूस हुआ। तो आंसर हो जाएगा सी। इसको फिर से समझिए क्या बोल रहे हैं कि आपको वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी दोनों को 90% कर दे रहा है। तो उस केस में आपका जो बी है यानी फ्लक्स डेंसिटी जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वी बाई एफ का, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वी बाई एफ का, ये तो कांस्टेंट रह गया। तो अब जो ईडी करंट लॉस है वो सिर्फ फ्रीक्वेंसी के स्क्वायर का प्रोपोर्शनल रह जाएगा और हिस्ट्रेसिस लॉस जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी हो जाएगा। यानी और इसके बाद हम मान लिए कि दोनों मिला करके जो लॉस हो रहा है टोटल वो 100 वाट हो रहा है। और क्वेश्चन में बोल दिया है कि दोनों रेटेड एक्साइटेशन पे इक्वल दोनों लॉस हो रहा है, यानी दोनों 50-50 हो रहा है। तो देखिए तो आप जब 90% कर दिए तो हिस्ट्रेसिस लॉस भी 90% हो जाएगा। तो 90% हो जाएगा तो 45 ही हो जाएगा। और ईडी करंट लॉस कितना हो जाएगा, ईडी करंट लॉस हो जाएगा 0.9 के स्क्वायर, क्योंकि फ्रीक्वेंसी के स्क्वायर होता है एडी करंट। तो 0.9 के स्क्वायर इंटू 50 जो कि आ रहा था 40.5। दोनों को जोड़ रहे थे तो आ रहा था 85.5। तो पहले की अपेक्षा कितना घट गया 14.5। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब देखिए अगला क्वेश्चन 25 नंबर में क्या बोल रहा है कि ये सप्लाई है, ये नॉर्मल सप्लाई है, इस पे ईडी करंट लॉस 50 वाट है। इसको कनेक्ट कर दिया 330-50 हर्ट्ज। तो ईडी करंट लॉस कितना हो जाएगा। तो देखिए तो वोल्टेज कितना गुना कर दिया है 1.5 गुना वोल्टेज कर दिया है। तो हम लोग जानते हैं ईडी करंट लॉस क्या होता है, ईडी करंट लॉस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है बी स्क्वायर एफ स्क्वायर। ठीक है। तो बी और हम लोग जानते हैं बी इक्वल टू होता है वी बाई एफ, बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी बाई एफ। तो अगर यहाँ से वी बाई एफ रखिएगा तो दोनों को स्क्वायर कीजिएगा क्योंकि बी स्क्वायर है, इंटू फ्रीक्वेंसी स्क्वायर कीजिएगा तो एफ स्क्वायर से एफ स्क्वायर कट जाएगा। यानी ईडी करंट लॉस जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वी स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे, अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं, अब यहाँ पे वोल्टेज आप 220 से 330 कर दिए यानी 1.5 गुना कर दिए हैं। तो जब 1.5 गुना कर दिए हैं तो पावर ईडी करंट लॉस कितना हो जाएगा, ईडी करंट लॉस हो जाएगा 1.5 के स्क्वायर टाइम्स। तो 1.5 का स्क्वायर कीजिएगा तो 2.25। तो 2.25 से गुना कीजिएगा जब 50 में तो ये आपका आ जाएगा 112.5। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब देखते हैं हम अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27 देखिए। तो इसमें क्या बोल रहा है कि 50 हर्ट्ज ट्रांसफार्मर है, इसका हिस्ट्रेसिस लॉस 50 हर्ट्ज पे हिस्ट्रेसिस लॉस 200 वाट हो रहा है और ईडी करंट लॉस 100 वाट हो रहा है। तो 60 हर्ट्ज पे कोर लॉस क्या होगा, यानी 60 हर्ट्ज पे ईडी करंट लॉस और हिस्ट्रेसिस लॉस जो आएगा उसको जोड़ देंगे तो कोर लॉस आ जाएगा 60 हर्ट्ज पे। तो देखिए तो इसका नॉर्मल ऑपरेशन 50 हर्ट्ज पे है, कर दिए आप 60 हर्ट्ज। तो आप फ्रीक्वेंसी कितना टाइम्स कर दिए, आप फ्रीक्वेंसी कर दिए 60/50, यानी आप फ्रीक्वेंसी कर दिए हैं 1.2 टाइम्स कर दिए हैं। जब आप फ्रीक्वेंसी 1.2 टाइम्स कर दिए हैं तो ईडी करंट लॉस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एफ स्क्वायर यानी फ्रीक्वेंसी के स्क्वायर का। तो आप देखिए आप 1.2 टाइम्स कर दिए हैं तो जो ईडी करंट लॉस होने वाला है वो हो जाएगा 1.2 के स्क्वायर टाइम्स हो जाएगा। तो 1.2 का स्क्वायर कीजिएगा तो 1.44 आएगा। और पहले से कितना था, पहले से ईडी करंट लॉस था 100। तो जब इसको गुना कीजिएगा तो ये आ जाएगा 144, यानी ईडी करंट लॉस 144 आ गया। अब इसके बाद देखिए हिस्ट्रेसिस लॉस जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है फ्रीक्वेंसी, हिस्ट्रेसिस लॉस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। यानी आप 1.2 टाइम्स किए हैं तो हिस्ट्रेसिस लॉस भी 1.2 टाइम्स हो जाएगा। तो हिस्ट्रेसिस लॉस दिया हुआ है 200 वाट, तो इसको 200 को गुना कीजिएगा 1.2 से तो ये जाएगा 240। 200 गुने 1.2 इक्वल टू 240। अब 240 और 144 को जोड़िए, 240 और 144 को जोड़िएगा तो आपको आ जाएगा 384। कितना आ जाएगा 384। 240 और 144 कैसे किए,
देखिए हम लोग फ्रीक्वेंसी 1.2 टाइम्स कर दिए, 1.2 टाइम्स कर दिए हैं। तो ईडी करंट लॉस जो होता है वो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एफ का, यानी ये 1.2 टाइम्स होने वाला है। तो 200 में हम लोग गुना करेंगे किए 1.2 से, तो ये हो गया 240। इसके बाद हम लोग जानते हैं कि ईडी करंट लॉस जो होता है वो फ्रीक्वेंसी के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है। तो ईडी करंट लॉस कितना होने वाला है, तो 1.2 के स्क्वायर से गुना करना होगा, 1.2 के स्क्वायर टाइम्स हो जाएगा। तो पहले से था 100 और 1.2 के स्क्वायर से गुना किए तो ये आ गया 144, और दोनों को जोड़ें तो आ गया 384। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब देखते हैं 33 नंबर क्वेश्चन। इसमें क्या बोल रहा है, सिंगल फेज ट्रांसफार्मर है, टर्न रेशियो 1:2 है। इसके बाद बोल रहा है रेजिस्टिव लोड है, मैग्नेटाइजिंग करंट 1 एम्पियर और सेकेंडरी करंट का वैल्यू है 1 एम्पियर है। और इसमें बोल रहा है कि कोर लॉस और लीकेज रिएक्टेंस को नेगलेक्ट कर रहे हैं, तो प्राइमरी करंट का वैल्यू क्या होगा। तो प्राइमरी करंट जो I1 का वैल्यू होता है क्या होता है, I1 इक्वल टू होता है I0 और I2 डैश का फेजर सम, I0 और I2 डैश का फेजर सम। तो देखिए इसका टर्न रेशियो दिया हुआ है 1:2, टर्न रेशियो 1:2 दिया हुआ है। तो देखिए तो 1:2 का मतलब क्या हुआ कि इधर जो वोल्टेज इंड्यूस्ड होगा वो दुगना होगा इधर के अपेक्षा, इधर जो वोल्टेज होगा वो दुगना होगा। तो करंट किधर दुगना होगा, जब वोल्टेज सेकेंडरी साइड दुगना होगा तो करंट इस साइड दुगना होगा। यानी इस लोड करंट को आप प्राइमरी साइड रिफ्लेक्ट कीजिएगा तो ये 2 एम्पियर होने वाला है, इस साइड आकर के 2 एम्पियर होने वाला है। अब देखिए बोल रहा है कि लोड जो है वो रेजिस्टिव है। कैसा है लोड, रेजिस्टिव है, यानी पावर फैक्टर यूनिटी हो गया। अब दिया हुआ है मैग्नेटाइजिंग करंट का वैल्यू 1 एम्पियर, मैग्नेटाइजिंग करंट यानी आई म्यू का वैल्यू दिया हुआ है 1 एम्पियर। और आई म्यू जो होता है वो 90 डिग्री इसके साथ, आई म्यू और I2 डैश के साथ 90 डिग्री का एंगल बनेगा, क्योंकि जो लोड है वो रेजिस्टिव है यानी पावर फैक्टर यूनिटी है, और आई म्यू 90 डिग्री आउट ऑफ फेज होगा उससे। तो 1 एम्पियर को, और ये जो 1 एम्पियर इस साइड से रिफ्लेक्ट होकर के इस साइड आया है, प्राइमरी साइड आया है, तो ये 2 एम्पियर हो गया। तब 2 एम्पियर और 1 एम्पियर को हम लोग क्या करेंगे, फेजर सम करेंगे। और दोनों 90 डिग्री फेज शिफ्ट है, दोनों 90 डिग्री आउट ऑफ फेज है, तो क्या करेंगे, जब दोनों 90 डिग्री फेज आउट है तो दोनों को अगर हमको निकालना है, रिजल्टेंट करंट निकालना है, तो क्या करेंगे, 2 के स्क्वायर प्लस 1 के स्क्वायर अंडर रूट। तो इसका जो वैल्यू आपको आने वाला है तो अंडर रूट 5 यानी अंडर रूट 5 को क्या बोल सकते हैं, अंडर रूट 5 का वैल्यू कितना आने वाला है। तो अब अंडर रूट 5 का वैल्यू आप नहीं निकालिए, देखिए ऑप्शन में अंडर रूट 5 का वैल्यू क्या हो सकता है। तो अंडर रूट 4 का वैल्यू हो सकता है 2 एम्पियर, और उसके बाद अंडर रूट 3 का वैल्यू होता है 9 एम्पियर, अंडर रूट 9 का होगा 3। तो देखिए तो 2 और 3 का वैल्यू होने वाला है, तो 2 और 3 के बीच एक ही ऑप्शन दिया हुआ है, तो इसको इजीली हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए इस क्वेश्चन में, देखिए इसमें पूछ रहा है कि मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र के लिए, लोड पे मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र होने के लिए टर्न रेशियो क्या होना चाहिए, तो मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र कब होता है, जब लोड रेजिस्टेंस इक्वल टू इंटरनल रेजिस्टेंस होता है। तो या तो आप इस वैल्यू को इस तरफ लेके चलाइए, रिफ़र कर दीजिए, या तो इस वैल्यू को इस तरफ रिफ़र कर दीजिए। तो देखिए हम लोग जब प्राइमरी से सेकेंडरी तरफ जाते हैं तो जो सेकेंडरी का वैल्यू होता है वो होता है के स्क्वायर टाइम्स R1, यानी इसको सेकेंडरी तरफ ले जाएंगे तो के स्क्वायर टाइम्स R1 होगा। तो देखिए इसको लिखते हैं, तो अगर इसको लिखेंगे तो लिख सकते हैं के स्क्वायर इंटू 900 इक्वल टू 100। तो यहाँ से देखिए तो के का वैल्यू क्या निकल के आ जाएगा, के का वैल्यू निकल करके आ जाएगा अंडर रूट 1/9, यानी के इक्वल टू 1/3। तो देखिए तो हम पूछ क्या रहा है आपको से, टर्न रेशियो। और आपको हम बताए हैं कि टर्न रेशियो और ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो एक दूसरे से इन्वर्सली होता है, यानी जो के इक्वल टू होता है वो 1/टर्न रेशियो होता है, के इक्वल टू 1/टर्न रेशियो। तो टर्न रेशियो कितना हो जाएगा, टर्न रेशियो हो जाएगा 3/1, 3:1, क्योंकि के इक्वल टू 1/3 है। तो अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 66, इसमें क्वेश्चन नंबर 66 देखिए, इसमें बोल रहा है ट्रांसफार्मर का रेटिंग क्या दिया हुआ है, 10 kVA 400 वोल्ट बाई 200 वोल्ट।
परसेंटेज रेजिस्टेंस 3% है और परसेंटेज रिएक्टेंस 6% है। करंट का वैल्यू 50 एम्पियर। अब बोल रहा है कि वोल्टेज अक्रॉस लोड, यानी लोड के अक्रॉस वोल्टेज क्या होगा। कि देखिए तो हम वोल्टेज रेगुलेशन निकालते हैं, तो वोल्टेज रेगुलेशन इज इक्वल टू क्या होता है, वोल्टेज रेगुलेशन होता है परसेंटेज रेजिस्टेंस इंटू कॉस फाई, परसेंटेज रेजिस्टेंस इंटू कॉस फाई प्लस परसेंटेज रिएक्टेंस इंटू साइन फाई। तो देखिए तो यहाँ पर बोल रहा है रेजिस्टिव लोड है, क्या बोल रहा है, रेजिस्टिव लोड है। तो रेजिस्टिव लोड है तो कॉस फाई का वैल्यू यूनिटी होगा और साइन फाई का वैल्यू क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। कॉस फाई का वैल्यू क्या हो जाएगा, यूनिटी हो जाएगा। पावर फैक्टर कॉस फाई का वैल्यू यूनिटी हो जाएगा क्योंकि रेजिस्टिव लोड है, तो साइन फाई का वैल्यू क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो देखिए यहाँ से वोल्टेज रेगुलेशन कितना निकल करके आने वाला है, वोल्टेज रेगुलेशन निकल करके आने वाला है 3% रेजिस्टेंस है और कॉस फाई का वैल्यू 1, यानी वोल्टेज रेगुलेशन आपका निकल के आने वाला है 3%। वोल्टेज रेगुलेशन 3% निकल के आने वाला है क्योंकि देखिए ये टर्म जीरो हो गया क्योंकि साइन फाई का वैल्यू जीरो हो गया। तब देखिए जब ये टर्म जीरो हो गया तो अब वोल्टेज रेगुलेशन कितना 3% निकल करके आया। तो सेकेंडरी साइड यानी लोड के क्रॉस वोल्टेज कितना है, 200 वोल्ट है। तो 200 वोल्ट का 3% कितना हो जाएगा, 200 वोल्ट का 3% हो जाएगा 6 वोल्ट, यानी 6 वोल्ट ड्रॉप हो जाएगा रेजिस्टेंस के अक्रॉस। तो जब 6 वोल्ट ड्रॉप हो जाएगा तो आउटपुट में वोल्टेज कितना मिलेगा, 6 वोल्ट घटा दीजिए 194 वोल्ट। ज़्यादा डेटा देख करके कभी भी कंफ्यूज मत होइए, ज़्यादा डेटा देख करके कभी भी कंफ्यूज मत होइए। देखिए यहाँ हमको इतना सारा डेटा दिया हुआ था, ये रेटिंग दिया हुआ था, तो हर चीज़ यूज हुआ, हर चीज़ नहीं यूज हुआ। अगर आप ये सब चीज़ को यूज करके बनाइएगा तो वो प्रोसेस बहुत लंबा हो जाएगा। तो आप देखिए कि हम क्वेश्चन को किस तरह से शॉर्ट में बना सकते हैं। तो इसको देखिए फिर से एक बार देख लीजिए। हम लोग जानते हैं वोल्टेज रेगुलेशन इक्वल टू क्या होता है, वोल्टेज रेगुलेशन होता है परसेंटेज आर कॉस फाई प्लस परसेंटेज एक्स साइन फाई। अब बोल रहा है कि लोड क्या है, रेजिस्टिव है। जब रेजिस्टिव लोड है तो कॉस फाई का वैल्यू 1 हो जाएगा, साइन फाई का वैल्यू 0 हो जाएगा, यानी ये टर्म 0 होने वाला है। तो वोल्टेज रेगुलेशन कितना आएगा, वोल्टेज रेगुलेशन आ जाएगा आपका 3%, क्योंकि ये 3% है और कॉस फाई का वैल्यू 1 हो गया तो ये 3% है। जब 3% निकाले हम लोग लोड के क्रॉस वोल्ट, ये E2 का वैल्यू 200 था तो 200 का 3% निकालें तो आया 6 वोल्ट, यानी 6 वोल्ट ड्रॉप हो जाएगा रेजिस्टेंस के क्रॉस। 6 वोल्ट ड्रॉप हो जाएगा तो वोल्टेज लोड के क्रॉस मिलेगा कितना, तो 200 में से घटा दीजिए 6 वोल्ट तो आ जाएगा 194। तो अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। ट्रांसफार्मर का फुल लोड पे कॉपर लॉस और आयरन लॉस दिया हुआ है। कॉपर लॉस कितना है 6400 और आयरन लॉस है 5000। तो बोल रहा है कि कॉपर लॉस एंड आयरन लॉस एट हाफ लोड। तो हम आपको बताए थे कि आयरन लॉस होता है कांस्टेंट लॉस, यानी लोड घटाइए बढ़ाइएगा तो आयरन लॉस फर्क नहीं पड़ेगा। और जो कॉपर लॉस होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आई स्क्वायर का, यानी करंट आप आधा कर दिए तो अब जो कॉपर लॉस होने वाला है वो हाफ के स्क्वायर टाइम्स, तो हाफ का स्क्वायर टाइम्स कीजिएगा तो 1/4, यानी जो कॉपर लॉस होने वाला है 1/4 टाइम्स होने वाला है पहले की अपेक्षा। तो कॉपर लॉस आपका हो जाएगा 1600 और आयरन लॉस तो सेम का सेम रहेगा, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग कुछ अच्छे क्वेश्चन देखें। इसमें हम बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ़ क्वेश्चन नहीं करवाए हैं, लेकिन अच्छे तरह अलग अलग तरह के क्वेश्चन, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन को हम लोग देखे हैं। तो इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर आप लोगों को ज़रूरत होगा तो कहिएगा, तो इस टॉपिक पे और भी करवा देंगे। जितना हम थ्योरी बताए हैं उतना अगर आप थ्योरी पढ़े होंगे तो आपको इससे सब क्वेश्चन आसानी से बन जाता होगा। बस हम क्या किए, हम देखें कि किस तरह से किसी क्वेश्चन को कम से कम समय में सोल्व कर सकते हैं। तो ये चीज़ आपको समझ में आया होगा। इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। थैंक यू।